थोड़ी देर पहले इस क्लास के शुरू में आपको बताया था कि किस प्रकार से जो बेसिक मार्क्सवादी विचारधारा के प्रेमाइसेस हैं वो ये मानते हैं कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर पॉलिटिकल सिस्टम डिपेंड करता है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के कारण ही जो इतिहास है उसका डेवलपमेंट हुआ है या उसमें बदलाव आया है, और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ही क्लास डिवीजन जो है समाज में उनके आधार पर होता है। इसी बात को अगर हम अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देखें तो जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के जो विचारक हैं, विश्व व्यवस्था सिद्धांत के जो विचारक हैं, वो एनालाइज करते हैं इंटरनेशनल ऑर्डर को या अंतर्राष्ट्रीय जो प्रणाली है, खासकर वो प्रणाली जो बहुत से जो राज्य थे जो एक लंबे साम्राज्यवाद के अधीन थे, उससे जब वो स्वतंत्र हुए तो उस समय के पश्चात यानी पोस्ट कॉलोनियल जो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है, इसको ये एग्जामिन करते हैं और इनका यह मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से विश्व जो है 2 क्षेत्रों में बटा हुआ है। एक कोर है, एक पेरिफेरी। मतलब वर्ल्ड जो है वो डिवाइडेड है 2 एरियाज में। एक जिसे आप कोर अर्थात केंद्र कहेंगे या सेंटर कह सकते हैं। दूसरा पेरिफेरी अर्थात जिसे आप परिधि कह सकते हैं। केंद्र यानी कि जो सेंटर हो गया, कोर जो एक बहुत इम्पोर्टेंट एरिया हो गया, और पेरिफेरी परिधि जो एक अलग एरिया हो गया, केंद्र से या कोर से एक अलग एरिया। और दोनों में अंतर क्या है? जो कोर का एरिया है, जो केंद्र का एरिया है, वो रिच इंडस्ट्रियल स्टेट्स यानी जो विकसित राज्य हैं वो कोर के एरिया कहलाते हैं। उनमें औद्योगिकरण हो चुका है, और क्योंकि औद्योगिकरण हो चुका है तो अपने उत्पादन होता है, फिनिश गुड्स। अपनी फैक्ट्रीज में वो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और इन उत्पादित वस्तुओं को वो बेचते हैं। कहाँ पर बेचते हैं? जो पेरिफेरी है अर्थात जो परिधि है उसके बाजारों में, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। और साथ ही साथ केंद्र जो है वो माध्यम बनता है परिधि का एक्सप्लॉयटेशन करने का, परिधि के राज्यों में आर्थिक क्षेत्र में खासकर हस्तक्षेप करने का, अर्थव्यवस्था जो है उनकी उन पर वर्चस्व जमाने का। और जो पेरिफेरी है, पेरिफेरी में इम्पावरिश्ड यानी अभी भी गरीबी है। पेरिफेरी में डेमोक्रेसी या प्रजातांत्रिक प्रणाली नहीं है, जबकि केंद्र में प्रजातांत्रिक प्रणाली है, क्योंकि वहां पर विकास है, वहां पर समय समय पर चुनाव भी होते हैं, वहां पर जो नागरिक है, सिविल सोसाइटी है, उनके पास अधिकार है, स्वतंत्रता इत्यादि का उनके पास अधिकार है, और वहां पर गरीबी या बेरोजगारी नहीं है। इसके विपरीत जो परिधि के राज्य हैं, वहां पर गरीबी भी है, बेरोजगारी भी है, और प्रजातांत्रिक प्रणाली वहां देखने को नहीं मिलती है। वहां पर तानाशाही देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ जनता जो है उनके पास तानाशाही होने के कारण उनके पास अधिकार भी उपलब्ध नहीं है। और ये जो परिधि के राज्य हैं, ये डिपेंडेंट हैं या निर्भर है केंद्र के ऊपर अपने विकास के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था के लिए, सहायता के लिए। और साथ ही साथ रॉ मटेरियल्स जो हैं ये सप्लाई करते हैं केंद्र के राज्यों को, ताकि वो फिनिश गुड्स या मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का यानी कि उत्पादन कर सके, और साथ ही साथ चीप लेबर भी उपलब्ध कराते हैं। यानी कि जो परिधि के राज्य हैं वो चीप लेबर, कम कीमत पे जो श्रम है या श्रमिक है, और साथ ही साथ रॉ मटेरियल्स, इन दोनों का सप्लाई जो है वो मेंटेन करते हैं केंद्र को। और दूसरी तरफ केंद्र जो है वो परिधि में अपने मैन्युफैक्चर जो गुड्स हैं उनको वहां पर भिजवाता है या सेल करता है।
इस प्रकार अगर हम देखें तो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी विश्व व्यवस्था सिद्धांत के आधार पर जो विश्व है दो भागों में बटा हुआ है, कोर और पेरिफेरी, केंद्र और परिधि। और जो केंद्र है या जो कोर है वो केंद्र है न केवल आर्थिक शक्ति का, बल्कि विश्व में जो राजनीतिक शक्ति है उसका केंद्र भी कोर ही है। यानी जो विकसित राज्य हैं वो आर्थिक और राजनीतिक शक्ति दोनों का ही उनके पास वर्चस्व है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में। और वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के स्टूडेंट्स जो मुख्य विचारक रहे वो रहे इमैनुअल वॉलस्टीन, एंद्रे गुंद्र फ्रैंक, सामिर अमीन, कुछ लैटिन अमेरिकन विचारक भी हैं। और इन्होंने वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी या विश्व व्यवस्था सिद्धांत की बात कही। तो इस प्रकार से अगर आप देखते हैं तो मार्क्सवादी विचारधारा में भी अलग अलग विचार हैं और अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़े हुए खासकर डिपेंडेंसी थ्योरी जिसमें लैटिन अमेरिकन विचारक ज्यादा शामिल हैं, और विश्व व्यवस्था सिद्धांत यानी कि वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी जिसे इमैनुअल वॉलस्टीन इसके मुख्य विचारक माने जाते हैं, उन्होंने मार्क्सवादी विचारधारा की परंपरा में अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझाने का प्रयास किया। और इन विचारकों ने ये माना कि ऐतिहासिक रूप से जैसे विश्व युद्ध हुए, दो विश्व युद्ध हुए, उसके बाद या उसके साथ भी अभी भी क्षेत्रीय युद्ध चले आ रहे हैं। विश्व में शांति अभी भी नहीं है। तृतीय विश्व युद्ध नहीं हुआ है, लेकिन जो क्षेत्रीय युद्ध हैं वो अभी भी चले आ रहे हैं। तो इनके इस आधार पर जो विश्व युद्ध हुए या अन्य क्षेत्रीय युद्ध हुए, इस विचारधारा के आधार पर वो उनका जो कारण था या उनका जो मुख्य कारण था वो था आर्थिक तनाव या राज्यों के बीच में आर्थिक संघर्ष। विश्व व्यवस्था सिद्धांत के जो विचारक हैं जैसे इमैनुअल वॉलस्टीन इत्यादि, उनका ये मानना था कि जो युद्ध हुए या युद्ध हो रही हैं, क्षेत्रीय युद्ध भी और विश्व युद्ध जो दो हुए, उसमें आर्थिक कारणों ने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि जो कोर के राज्य हैं यानी जो केंद्र है जो विकसित हो चुके हैं या जिनमें औद्योगिकरण हो चुका है, उनमें आपस में क्लैश हुआ या संघर्ष हुआ कि परिधि के राज्यों पर अपना वर्चस्व जमाना है या परिधि के राज्यों को आर्थिक और राजनीतिक रूप से कंट्रोल करना है या परिधि राज्यों की जो अर्थव्यवस्था है उसे अपने हिसाब से उसको निर्भर रखना है। तो जब कोर के राज्यों में, केंद्र के राज्यों में इस प्रकार का संघर्ष हुआ परिधि के राज्यों पर कॉलोनाइजेशन या वर्चस्व स्थापित करने के लिए, तो ये कारण बना अंतर्राष्ट्रीय युद्ध का और साथ ही साथ और जो क्षेत्रीय युद्ध हो रहे हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स कुछ विचारक यह भी मानते हैं कि विश्व को केवल अर्थव्यवस्था या आर्थिक क्षेत्र में केवल केंद्र और परिधि, कोर और पेरिफेरी के आधार पर एक्सप्लेन करना जो है वो एक तरीका है, लेकिन उसमें एक तृतीय श्रेणी, एक थर्ड कैटेगरी भी शामिल होनी चाहिए जिसे अर्ध परिधि या सेमी पेरिफेरी कहा गया है। अर्थात वो राज्य जो केंद्र और पेरिफेरी के बीच में है, अर्थात सेमी पेरिफेरी, यानी जो केंद्र और परिधि के बीच में है। जिस प्रकार से हमने अभी आपको बताया केंद्र के राज्य जो हैं वो विकसित हैं या उनमें प्रजातांत्रिक प्रणाली है या इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है या उनमें गरीबी या बेरोजगारी नहीं है। इसके विपरीत जो पेरिफेरी के राज्य हैं उनमें गरीबी, बेरोजगारी जैसी समस्याएं हैं, तानाशाही है, राज्यों का भी विकास नहीं हुआ है, औद्योगिकरण नहीं हुआ है। तो इनके जो बीच में जो राज्य हैं, अर्थात वो राज्य जिनमें इंडस्ट्रियल बेस यानी औद्योगिक जो बेस है वो बन चुका है, कुछ हद तक औद्योगिकरण हुआ है, कुछ हद तक जनता के पास अधिकार है,
गरीबी और बेरोजगारी उतनी नहीं है जितना परिधि में है, लेकिन पूर्ण रूप से विकास भी नहीं हुआ है, पूर्ण रूप से प्रजातांत्रिक प्रणाली भी नहीं है, यानी वो राज्य जो इन दोनों के मध्य हैं और वो जो प्रयास कर रहे हैं पूर्ण रूप से औद्योगिकरण करने का, तो उनको तृतीय श्रेणी में यानी सेमी पेरिफेरी और अर्ध पेरिफेरी या अर्ध परिधि कहा गया है। अर्थात ये लिंक है केंद्र और पेरिफेरी के बीच में। कुछ जैसे हमने कहा कुछ कुछ उत्पादन होता है यहाँ पर, केवल रॉ मटेरियल्स और चीप लेबर सप्लाई नहीं करते हैं, कुछ कुछ उत्पादन भी होता है और परिधि से ज्यादा विकसित है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो कुछ और विचारक हैं जैसे एडवर्ड फ्राइडमैन। उनका ये मानना है कि विश्व को अगर हम इन 3 श्रेणियों में इफ यू डिवाइड द वर्ल्ड, अगर हम 3 कैटेगरीज में इन्हें डिवाइड करते हैं, सेंटर, सेमी पेरिफेरी और पेरिफेरी, यानी केंद्र, अर्ध परिधि और परिधि, तो उसमें अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों प्रकार का मूवमेंट हो सकता है। अर्थात इसमें राज्य जो है वो आगे और ज्यादा विकास कर लेंगे अर्ध परिधि से यानी सेमी पेरिफेरी से, पूर्ण रूप से प्रजातांत्रिक प्रणाली या पूर्ण रूप से मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के आधार पर अगर आगे बढ़ेंगे तो वो केंद्र में शामिल हो सकते हैं, यानी अपवर्ड मूवमेंट हो जाएगा। इसी तरह से जो परिधि या पेरिफेरी के राज्य हैं, अगर उनमें थोड़े से डेमोक्रेसी आएगी या जनता के पास और अधिकार हो जाएंगे या इंडस्ट्रियल बेस उनका बन जाएगा, तो वो सेमी पेरिफेरी में जा सकते हैं और ज्यादा विकास करेंगे तो वो केंद्र में जा सकते हैं, यानी अपवर्ड मूवमेंट फ्रॉम पेरिफेरी टू सेमी पेरिफेरी टू सेंटर या कोर, यानी कि विकास के आधार पर, इंडस्ट्रियल बेस के आधार पर, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के प्रोडक्शन के आधार पर आप पेरिफेरी से सेमी पेरिफेरी और सेमी पेरिफेरी से केंद्र जा सकते हैं। लेकिन इनके आधार पर फ्राइडमैन के ये भी माना कि इसी आधार पर डाउनवर्ड्स यानी उल्टा मूवमेंट भी हो सकता है। मान लीजिए जो केंद्र के राज्य हैं, बहुत ज्यादा जो विकसित राज्य हैं, अगर उनमें भी अल्प विकास हो जाता है, औद्योगिकरण रुक जाता है, प्रजातांत्रिक प्रणाली तानाशाही इत्यादि में बदल जाती है, तो उनका डाउनवर्ड मूवमेंट हो सकता है, यानी वो कोर से सेमी पेरिफेरी में आ सकते हैं, केंद्र से अर्ध परिधि में आ सकते हैं। अर्थात विकास के आधार पर, अर्थव्यवस्था के आधार पर, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के आधार पर अपवर्ड और डाउनवर्ड 2 प्रकार का मूवमेंट हो सकता है। लिंकलेटर जो है, एंड्रू लिंकलेटर, इनका ये मानना है स्टूडेंट्स, ये सेकेंड लास्ट स्लाइड मैम शेयर कर रही हैं, इसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। पिछली क्लास में हमने आपको उदारवाद और नवोदारवाद करवाया था, आज हम मार्क्सवाद करवा रहे हैं। इन दोनों से ही रिलेटेड अगर आपके कोई भी सवाल हैं या क्वेरीज हैं, वो आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन आंसर में आप लिख सकते हैं। मैम अभी वाइंड अप करेंगी नेक्स्ट स्लाइड के बाद, उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर्स हम लेंगे। जो एंड्रू लिंकलेटर हैं स्टूडेंट्स, इन्होंने ये माना था कि जो मार्क्सवादी विचारधारा है, इस प्रकार से जो मैम ने अभी आपको मार्क्सवादी विचारधारा एक्सप्लेन की, क्लासिकल या नियो मार्क्सवादी या समकालीन मार्क्सवादी, कंटेम्पररी या डिपेंडेंसी या वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, तो इन्होंने ये माना एंड्रू लिंकलेटर ने कि इस प्रकार से जो मार्क्सवादी विचारक हैं, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सबसे जो 2 महत्वपूर्ण बातें, ऐसे एंड्रू लिंकलेटर ने कहा कि क्योंकि उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो किस आधार पर? मेटेरियलिस्टिक एनालिसिस ऑफ हिस्ट्री। मार्क्सवादी विचारकों ने जो इतिहास है उसको अर्थव्यवस्था या उत्पादन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के आधार पर जो इतिहास में जो बदलाव आया, जो उसका विकास हुआ,
जो उसमें परिवर्तन आया वो उन्होंने एक्सप्लेन किया, मटेरियलिस्टिक एनालिसिस ऑफ हिस्ट्री। तो ये मार्क्सवादी विचारकों की एक देन रही है कि किस प्रकार से उन्होंने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के आधार पर इतिहास में, जैसे फ्यूडल सिस्टम से कैपिटलिस्ट सिस्टम में जो बदलाव आया इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, उसको एक्सप्लेन किया। और दूसरा, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इक्वालिटी, राज्यों के बीच में किस प्रकार से इक्वालिटी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, जो मजदूर हैं उनका शोषण नहीं होना चाहिए, और जो वैश्वीकरण है उसका जो अनइवन जो इम्पैक्ट पड़ रहा है राज्यों के ऊपर, उसके बारे में कहा। तो ये मार्क्सवादी विचारकों का कंट्रीब्यूशन रहा है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में। और फाइनली स्टूडेंट्स, आलोचना। जिस प्रकार से आपने देखा पिछली क्लासेस में, जो न्यू रियलिज्म है उन्होंने न्यू लिबरलिज्म ने न्यू रियलिज्म का, यानी यथार्थवादियों ने उदारवादियों का और उदारवादियों ने यथार्थवादियों की आलोचना की। उसी प्रकार से जो मार्क्सवादी विचारधारा है उसको उसकी भी आलोचना की, मार्क्सवादी विचारधारा की भी आलोचना की न्यू लिबरलिज्म और न्यू रियलिज्म ने, यानी नव उदारवादी और नव यथार्थवादी दोनों ने ही मार्क्सवादी विचारधारा की आलोचना की। जो विश्व व्यवस्था सिद्धांत है या वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है, उसकी आलोचना दोनों ने की। और उन्होंने ये कहा कि जैसे न्यू लिबरल्स ये मानते हैं कि जो मार्क्सवादी विचारक हैं वो ये कहते हैं कि जो कैपिटलिस्ट हैं विश्व में, उनका आपस में पूरे विश्व में जो अलग-अलग कैपिटलिस्ट हैं उनका एक एम है, प्रॉफिट कमाना। तो एक कंट्री के जो कैपिटलिस्ट हैं उनका जो सामंजस्य है या उनका जो हित है वो किससे मिलेगा? दूसरी कंट्री की कैपिटलिस्ट से। तो पूरे विश्व के जो कैपिटलिस्ट हैं उनका एक हित है या एक सामंजस्य है, तो उसी तरह से आपस में उनका एक रिलेशन है। इसी तरह से इन्होंने माना कि जो प्रोलेटेरिएट हैं, जो श्रमिक हैं, जिनका मार्क्सवादियों के अनुसार शोषण होता है, तो उनका भी जो सामंजस्य है या उनका भी जो हित है वो विश्व के अन्य श्रमिकों से है, अपने राज्य से नहीं है, विश्व के और जो श्रमिक हैं उनसे है। ये वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी या मार्क्सवादियों ने माना। तो इसी की आलोचना की गई, कहा गया कि नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद भी महत्वपूर्ण होता है। एक राज्य के जो कैपिटलिस्ट हैं, पूंजीवादी हैं, श्रमिक हैं, वो अपने राज्य को छोड़ के दूसरों से उनका ज्यादा अच्छा सामंजस्य है या रिलेशन है, इस बात की आलोचना की गई। दूसरी जो न्यू लिबरल्स ने आलोचना की, उन्होंने ये कहा, नव उदारवादियों ने, कि मार्क्सवादियों ने बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर, इकोनॉमी पर, अर्थव्यवस्था पर, आर्थिक कारणों पर, आर्थिक बेस पर, जिसे उन्होंने इतिहास में बदलाव और राजनीतिक शक्ति या राजनीतिक प्रणाली का आधार भी माना। इसके विपरीत उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक कारणों की अनदेखी की है। तो इनकी आलोचना मार्क्सवादियों की इस आधार पर की, न्यू लिबरल्स ने या नव उदारवादियों ने, कि सामाजिक और राजनीतिक जो कारक हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, केवल आर्थिक या अर्थव्यवस्था ही सब कुछ समझाने के लिए या एक ही अकेला कारक नहीं है। इसके अलावा जब सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन हुआ, आपको आगे हम शीत युद्ध में ये करेंगे भी स्टूडेंट्स, आपको मालूम ही है कि शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होते होते और शीत युद्ध आरंभ हो गया था, जिसमें विश्व 2 गुटों में बटा हुआ था, मार्क्सवादी या साम्यवादी सोवियत संघ और लिबरल या उदारवादी अमेरिका। और पूरे विश्व में अमेरिका ने प्रयास किया साम्यवादी को रोकने का, और इसी तरह से साम्यवाद सोवियत संघ का प्रयास था पूरे विश्व में और भी राज्यों में ऐसा हो। लेकिन जब सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन यानी 80 के दशक में, 1980s के अंत तक और 90 की शुरुआत में जब शीत युद्ध समाप्त हुआ
और उसके साथ-साथ सोवियत संघ का जब विघटन हो गया, डिसइंटीग्रेशन हो गया, तो जो उदारवादी या लिबरल्स उन्होंने ये माना कि मार्क्सवादी ने उन्होंने उनकी हार हुई है एंड दे हैव लॉस्ट देयर रेलेवेंस। उनका जो रेलेवेंस है वो समाप्त हो गया है या उन्होंने अपना औचित्य समाप्त उनका हो गया है और इसे तो कुछ विचारकों ने एंड ऑफ हिस्ट्री भी कहा। इसी तरह से जो वॉल्स हैं, हमने जब न्यू रियलिज्म नव यथार्थवाद किया था तो आपको केनेथ वॉल्स के बारे में बताया था। सो केनेथ वॉल्स ने भी यही कहा कि जो प्रोलेटेरियट है, जो श्रमिक है, वो कहीं ना कहीं अपने राज्यों के जो पूंजीवादी हैं उनसे ज्यादा आइडेंटिफाई करेंगे या उनके हित से ज्यादा वो उनके हित में ज्यादा सामंजस्य होगा रादर देन जैसे कि पूरे विश्व के यानी अपने राज्य में तो आपका सामंजस्य नहीं है लेकिन पूरे विश्व के जो श्रमिक हैं उनसे आपका सामंजस्य है जो मार्क्सवादियों ने कहा तो ऐसा संभव नहीं है ये वॉल्स ने कहा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स जो मार्क्सवादी विचारधारा की जो परंपरा रही उसकी उदारवादियों ने नव उदारवादियों ने नव यथार्थवादियों ने आलोचना की। सो यहाँ स्टूडेंट्स हम रोकते हैं और अब आपके सवाल हैं तो आप वो चैट बॉक्स में लिख लीजिए। मैम विल टेक Q&A